नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 46वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है सही अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि घटते क्रम में। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे पहले पंजाब, जिसकी जनसंख्या डेंसिटी 482 है, तमिलनाडु 478, हरियाणा 477, महाराष्ट्र 314, यानी इस प्रकार इसका आंसर सी होगा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र। 2001 में संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी वो 324 थी। वहीं अब 2011 के जनसंख्या घनत्व की बात करें, क्योंकि अब के एग्ज़ाम में 2011 के जनसंख्या घनत्व पूछे जाएंगे, तो उसके अनुसार जो है क्रम इसका चेंज हो गया है। अब हरियाणा 1 नंबर पे आ गया है, तमिलनाडु 2 नंबर पे, पंजाब 3 नंबर पे और महाराष्ट्र 4 नंबर पे। जबकि संपूर्ण भारत की जनसंख्या डेंसिटी की बात करें तो ये 382 है। तो 2001 में 324 था, अब जो है भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर मनन कीजिए। कथन कह रहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित है, यानी 14 को तेल शोधनशाला में से 7 को तट पर स्थित है। इसका कारण कह रहा है कि तटीय और अपतटीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो कथन ए तो गलत है, लेकिन कथन आर सही है। तो इसका आंसर डी होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस समय जो है देश में बात करें तो 21 गो तेल शोधक कारखाने हैं, जिसमें से 17 गो सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 गो निजी क्षेत्र में, 1 गो ज्वाइंट सेक्टर में। सबसे अधिक तेल तटीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, जैसे कि बात करें बम्बई, हाई, गुजरात। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। तो राजस्थान की जुड़ी है पाकिस्तान से। अन्य देशों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पंजाब की भी जुड़ी है, बिहार की भी नेपाल से जुड़ी है, नहीं जुड़ी है तो हरियाणा से। तो इसका आंसर जो है डी होगा। राजस्थान, पंजाब राज्य की सीमाएं पाकिस्तान के साथ, बिहार की सीमा जो है नेपाल के साथ जुड़ी है, लेकिन हरियाणा जो है ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो इसकी सीमाएं जो है किसी देश के साथ ये जो है अपनी सीमाएं साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जनसंख्या जो है मई 2000 में 100 करोड़ हो गई। इसका आंसर ए होगा। भारत की जनसंख्या जो है मई 2000 ईस्वी में 100 करोड़ हो गई और 1 अरब शिशु का जन्म जो है मई 2000 ईस्वी में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ और इसका नाम जो है आस्था रखा गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। तो 1 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं थी। इसका आंसर ए होगा 2001 की जनगणना के अनुसार। वहीं उससे 10 साल पीछे 1991 में 927 थी, जो 2001 में 933 हो गई, और वही 2011 में जो है 940 हो गई।
तो 27 से 33 6 बढ़ा और 33 से 40 यानी कि 7 बढ़ा। तो 91 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 940। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पॉइंट 1 कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा। ये पॉइंट 1 कह रहा है। पॉइंट दूसरा कह रहा है कि भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तृत है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जीडीपी में मत्स्य व्यवसाय का योगदान 1% है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का वर्तमान वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन है जिसका 60% से अधिक निर्यात किया जाता है। ये उस समय के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया 2004 के करीब का। तो उस समय के हिसाब से जो है इसका आंसर डी होगा, यानी कि 1 2 3 था, यानी 6 पर था, लेकिन और अंतःस्थलीय में 2 पर था। उसके बाद बात करें तो भारत के पास जो है सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनंत क्षेत्र भी मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक मौजूद है। और भारत के जीडीपी में मत्स्य व्यवसाय का जो योगदान लगभग 1%। तो ये तीनों उस समय के हिसाब से सही है 2004 के हिसाब से। जबकि वर्तमान समय के हिसाब से बात करेंगे तो वर्तमान समय में मत्स्य उत्पादन का लगभग 82.9 लाख टन है मत्स्य उत्पादन। भारत विश्व में मछली उत्पादन पर तीसरा सबसे बड़ा तथा अंतर्देशीय मत्स्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र देश के 14 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की भी स्थापना की है जिसका मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो अभी के हिसाब से अपडेट करना है, पुराने वाले को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन कह रहा है कि वन के प्रकार दिए गए हैं और प्रदेश दिए गए हैं। तो कौन से वन के प्रकार किस प्रदेश में मिलते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मानसून वन, शीतोष्ण वन और कच्छ मैंग्रोव वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो मिलते हैं सिनांग पठार और सह्याद्री में। उसके बाद बात करें मानसून वन की तो मानसून वन जो है छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में मिलते हैं। शीतोष्ण वन की बात करें तो ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में मिलते हैं। और कच्छ मैंग्रोव की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल और तराई में मिलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग पठार सह्याद्री। उसके बाद बात करें मानसून वन की तो छोटा नागपुर पठार में, शीतोष्ण को तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में, और कच्छ मैंग्रोव जो है ये शिलोंग पठार सह्याद्री में मिलते हैं। व्याख्या इसका समझ लीजिए कि उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 130 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, 22 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। इन्हें हम वर्षा वन भी कहते हैं। यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत यानी कि शिलोंग पठार, पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मानसूनी वनस्पति का मुख्य क्षेत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बात करें शीतोष्ण वनस्पति की तो ये 1500 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कौन? शीतोष्ण वनस्पति। वहीं प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र में 1500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका विस्तार नीलगिरी, अनामलाई, पालनी पहाड़ियों पर है। डेल्टाई अथवा ज्वारीय वन मुख्य रूप से समुद्र तटीय एवं निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका वितरण मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, चिल्का झील, अंडमान निकोबार द्वीप इत्यादि क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना जो है आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसका आंसर 30 होगा, यानी कि डी होगा।
विश्व के विशालतम बरीद पर्वतों का निर्माण 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। इस पर्वतीय दौर को अल्पाइन पर्वतीकरण कहते हैं और इस समय के प्रमुख अल्पाइन पर्वत है हिमालय में, एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकेट, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इसके अलावा अनेक नवीन मुर्दार पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन करा है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। तो ये जो पेटी हैं ये मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी है। तो 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो है एक्टिव वोल्कानो जो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी का जो वितरण है उसका वितरण जो है संसार में असमान है, यानी हर जगह समान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत परिमेखला जिसे अग्निवलय कहते हैं में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अमेरिका और एशिया के तटों पर अवस्थित है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का इनमें दूसरा स्थान है और अफ्रीका का स्थान जो है इसमें तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र साउथ अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन से पर्वत ग्रंथियों में अवस्थित है। तो विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र जो है सोना वाले क्षेत्र जहाँ से सोना निकाले जाते हैं वे साउथ अफ्रीका के जो है विटवाटरसरैंड में है। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के समीप स्वर्ण खान जो है विटवाटरसरैंड पर्वत श्रेणी स्थित है। इससे जो है सोना निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन करा है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो विश्व में सबसे अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले नदी बेसिन जो है वो कांगो, कोलंबिया और यांगसी है। ये संभाव्य जल शक्ति वाले नदी बेसिन है, संभाव्य अधिकतम जल वाले। तो कांगो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में, कोलंबिया उत्तर अमेरिका में और यांगसी चीन में। इसमें जो है पूरे संसार में संभाव्य जल शक्ति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलती है। ये जो समूह है ये साउथ एवं ईस्ट एशिया का समूह है। इसमें हमें विश्व के 2/3 जनसंख्या का जो है संकेंद्रण मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। तो पूरे संसार की 2/3 जनसंख्या ईस्ट एवं साउथ एशिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें नहीं आता है कौन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। जबकि सड़कें, रेलवे और ऊर्जा आर्थिक अधिसंरचना में आती है। तो आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत बिजली, सड़कें, दूरसंचार, परिवहन, बीमा, बैंक ये सब आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब जो है सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, आवास भी है। नहीं है तो क्या, तार एवं दूरसंचार। तो इसका आंसर सी होगा। कह रहा है कि भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में 8 कोर उद्योग हैं जिसमें विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी हैं। तो इसका आंसर डी होगा। ऐसा उद्योग जिस पर दूसरे उद्योगों का विकास निर्भर करता है जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी ये सब जो है कोर उद्योग के एग्जाम्पल है, इन कोर उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 10वीं योजना की अवधि थी। तो इसकी अवधि थी जो 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 2007 ईस्वी तक थी।
लेकिन यह लागू जो है 21 सितंबर 2002 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये जो है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में जो है WTO को यानी कि विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे राउंड के 8वें दौर में हुई। इसके 123 संस्थापक देश थे। भारत भी जो है उस संस्थापक देशों में से एक था। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 154 है। इसको अपडेट करना होगा, यह पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर के लिए सामाजिक योजना जो शुरू की गई है वो वृद्धावस्था पेंशन के उद्देश्य से, स्वास्थ्य बीमा के उद्देश्य से, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के उद्देश्य से, तो ये सभी होगा। असंगठित क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 93% रोजगार उपलब्ध कराती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा योजना शुरू की गई है। जीवन बीमा, इसके अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु होगा तो 30,000 दुर्घटना के कारण या संपूर्ण अयोग्यता की स्थिति में 75,000। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक श्रमिक एवं परिवारों के लिए प्रति वर्ष 15,000 या बीमारी के लिए अस्पताल में 10,000। ये पुरानी डेटा है। और वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी श्रमिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर C रंगराजन। इसका आंसर बी होगा। संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध मानकों के वितरण और भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने एवं राष्ट्रपति द्वारा अन्य सौंपे गए कार्यों के लिए किया जाता है। 12वें वित्त आयोग का गठन 2003 में डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में 2005 से 10 ईस्वी तक की अवधि के लिए किया गया था। 13वां वित्त आयोग के गठन की बात करें तो 13वां वित्त आयोग का गठन विजय केरकर की अध्यक्षता में तथा 14वां वित्त आयोग का गठन YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन कह रहा है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में किसे शामिल नहीं किया गया है। निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि पाती। तो उपरोक्त तीनों हैं कौन कौन, तो इसमें शामिल हो गया निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, ये भी शामिल है MDG में। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ये भी शामिल है। और उसके बाद जो है लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, ये भी शामिल है। नहीं शामिल है तो ये D 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की समाप्ति। तो 2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहस्त्राब्दी घोषणा के अंतर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। $1 प्रतिदिन से कम से जीवन व्यतीत करने वाली विश्व जनसंख्या के अनुपात को आधा करना, भूख से पीड़ित विश्व जनसंख्या के अनुपात को आधा करना, सुरक्षित पीने के पानी से वंचित विश्व जनसंख्या को आधा करना, सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को समाप्त करना, शिक्षा की उपलब्धि में लिंग समानता प्राप्त करना, मातृत्व मृत्यु दर अनुपात को 3/4 करना, HIV अथवा एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकना और इन्हें समाप्त करना। तो ये सब जो है MDG में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया जाता है। तो इसमें नहीं लिया जाता है शिशु मृत्यु को।
जबकि ये सभी दिए जाते हैं अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी को, साक्षरता दर को और जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को। नहीं लिए जाते किसको, तो शिशु मृत्यु दर को। तो इसका आंसर डी होगा। यूएनडीपी द्वारा 1990 में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। 3 को माप विकसित किए गए, मानव विकास सूचकांक, लिंग संबंधित विकास सूचक और मानव निर्धनता सूचक। भारत में मानव विकास सूचक के 3 मूल आयाम हैं, जन्म दर पर, प्रति व्यक्ति जीडीपी अनुपात और लाइफ पेटेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। इसमें शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है, कौन नहीं है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क। अवयव नहीं है तो इसमें पोषण। तो इसका आंसर सी होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 5 तत्वों स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़क से की गई थी। 2001-2 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत में अभी तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने। यह संविधान सभा के भी अध्यक्ष बने थे, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम क्या है? तो प्रधानमंत्री के क्रम में इनका क्रम जो है 14वां है, जबकि मनमोहन सिंह का क्रम 19वां है और व्यक्ति के रूप में इनका क्रम जो है 14वां है। तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जो है 19वां नंबर पर है, जबकि व्यक्ति के रूप में ये 14वां नंबर पर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।